तो प्यारे सास संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन अंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी संत सदगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। संतों जी, आज दासी आपके लिए आज एक और नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है तुम बेफिक्र रहो। संतों जी, जब सदगुरु हमारा ध्यान रखता है तो हमें सब कुछ इसके ऊपर छोड़कर इसका नाम, इसका सिमरन सत्संग करते हुए हमें बेफिक्र रहना है कि हे मालिक, जो भी करना है तुझे करना है और जो तू करेगा सब अच्छा ही करेगा। संतों जी, आज की साखी आपको अच्छी लगे, दासी को यही आशा है। तो चलिए आज की साखी का आनंद लेते हैं। नमस्ते साहब, मेरा नाम चमन है। मुझे राजेश साहब ने भेजा है। क्या यह संजीव साहब का मकान है? ओहो चमन, आओ आओ, तुम बिल्कुल ठीक जगह पर पहुँचे हो। यह संजीव का ही मकान है और वो संजीव मैं ही हूँ। बैठो बेटा। राजेश ने बताया था मुझे तुम्हारे बारे में। वैसे तुम्हें घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई बेटा? चमन कहता है, नहीं साहब जी, आपका नाम पूछते पूछते यहाँ आ पहुँचा। अच्छा, पहले पानी लो या सीधे चाय मंगवाऊं? नहीं साहब, बस अब मुझे काम बता दीजिए, करना क्या है। चाय पानी तो साथ साथ होता ही रहेगा। अरे वाह चमन, काम के प्रति काफ़ी समर्पित दिखते हो तुम। चलो तुम्हें बगीचे में ले चलता हूँ। चमन को सारा काम समझाने के बाद संजीव अपने कामों में व्यस्त हो गया और दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। शाम को हाथ मुंह धोने के बाद चमन ने अपने घर जाने से पहले संजीव से हिचकिचाते हुए कहा, साहब, एक बात कहनी थी आपसे। पहले एक हाथ से अपने आज के पैसे और दूसरे हाथ से चाय का प्याला पकड़ो, फिर कहो जो तुम्हें कहना है बेटा। संजीव ने चमन से कहा ये सब। उसके बाद चमन बोलता है, साहब, वो यदि आपके दफ्तर में मेरे बेटे के लिए कोई नौकरी हो तो। इस पर संजीव ने चमन से उसके बेटे की पढ़ाई के विषय में पूछा। तब चमन ने बताया कि उसके बेटे ने स्नातक तक पढ़ाई की है और अभी हाल ही में कंप्यूटर कोर्स पूरा करने की नौकरी की तलाश में भटक रहा है। यह सुन संजीव ने कहा, देखो चमन, नौकरी तो है परंतु उसके लिए कुछ समय लग सकता है। चमन कहता है, कितना समय साहब? इस पर संजीव ने कहा, 1-2 महीने के अंदर काम बन सकता है। तुम अपने बेटे से कहना कि आते जाते मुझे अपने सारे दस्तावेज पकड़ा जाए, बाकी मैं देख लूँगा, तुम बेफिक्र रहो। इतना सुनते ही चमन के अंदर आशा की एक नई किरण उदय हो गई और संजीव का धन्यवाद करते हुए बेहद खुशी के साथ वह अपने घर की ओर चल दिया। उसी शाम चमन ने अपने बेटे विजय को संजीव के घर उसके सारे दस्तावेज पहुंचाने के लिए कहा। विजय भी बहुत प्रसन्नता के साथ संजीव के घर जाकर अपने सारे दस्तावेज पहुंचा आया। कुछ महीनों बाद चमन झिझकते हुए संजीव के घर गया। जैसे ही संजीव ने दरवाजा खोला, वैसे ही चमन को देखकर उसे तुरंत विजय की याद आ गई। चमन के आने का कारण तो संजीव समझ चुका था, फिर भी बात से अनजान बनते हुए संजीव ने चमन से पूछा, कहो चमन, आज कैसे आना हुआ तुम्हारा? तो चमन जुझलाते हुए बोला, साहब, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे विजय की नौकरी के बारे में पूछता चलूं। तो साहब बोलते हैं, अच्छा अच्छा, तो तुम विजय के लिए आए हो? अरे अभी फाइनल अप्रूवल भेजी नहीं है, जैसे ही अप्रूवल मिलेगी मैं खुद तुमसे संपर्क कर लूँगा, तुम बेफिक्र रहो। और हाँ, बगीचे में घास ज़्यादा उगाई है, अगले हफ्ते आकर इसे काट देना। चमन बोलता है, जी साहब, मैं अगले हफ्ते आ जाऊंगा। इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए ना तो चमन के पास कोई शब्द थे
और ना ही चमन कुछ कह पाया। चमन जैसे ही अपने घर पहुंचा, विजय ने खुशी से अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे एक दुकान पर नौकरी मिल गई है, पूरे 5,000 रुपये महीने तनख्वाह के साथ। इतना सुनते ही चमन ने विजय को फटकार लगाते हुए कहा, क्या दुकान में बैठने के लिए मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया है? जब संजीव साहब ने कहा है कि वह तुझे सरकारी नौकरी में लगवा देंगे, तो फिर क्यों दुकान में बैठने के लिए तो उत्सुक हो रहा है? लेकिन पिताजी, कब तक इंतज़ार करूं? आज पूरे 5 महीने हो गए हैं उनको आजकल करते हुए। आखिर कब तक मैं घर बैठा रहूं? विजय ने ये सब कहा अपने पिताजी से। विजय ने अपने पिता से ऊंचे स्वर में कहा। यह सुनते ही चमन बिना कोई जवाब दिए वहां से चला गया और अगली ही सुबह चमन संजीव के दोस्त राजेश के पास गया। अरे चमन, तुम इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? राजेश ने इतना पूछते हुए चमन ने रुद्र स्वर में कहा, कुछ भी ठीक नहीं है साहब। आज पढ़ लिख कर मेरा बेटा विजय घर बैठा है। आपके दोस्त संजीव साहब ने विजय को नौकरी में लगाने की बात कही थी, परंतु आज 5 महीने हो गए हैं और अभी तक उनकी फाइल वापस नहीं आई। यदि आप उनसे आखिरी बार पूछें तो ठीक रहेगा। कम से कम उम्मीद तो खत्म होगी जो हम लगाए बैठे हैं। राजेश बोला, रुको, मैं अभी संजीव को फ़ोन करके पूछता हूँ, तुम परेशान मत हो। संजीव से कुछ देर बात करने के बाद राजेश ने चमन से कहा, फाइल अप्रूवल को गई है, जैसे ही आएगी वैसे ही काम हो जाएगा। इस पर चमन ने तुरंत कहा, हाँ, यही शब्द उन्होंने मुझसे भी कहे थे, लेकिन अभी तक फाइल वापस नहीं लौटी। राजेश ने ढांढस बांधते हुए कहा, अरे चमन, इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है और संजीव यह कह रहा है कि अभी शायद और 2 हफ्ते लग सकते हैं। तब तक इंतज़ार के अलावा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। और वैसे भी यदि संजीव ने तुम्हें जुबान दी है तो वह अपनी बात पूरी करके रहेगा, बस तुम बेफिक्र रहो। 2 हफ्ते सुनकर चमन को दोबारा से आस जागी रही। वह सब इंतज़ार में रुके रहे। जहाँ इतने दिन रुके वहाँ 2 हफ्ते और सही, और 2 हफ्ते तो यूं ही निकल जाएंगे। दूसरी ओर विजय जहाँ संभव हो पाता वहाँ इंटरव्यू देने पहुँच जाता। कुछ एक जगह उसको नौकरी का अवसर तो मिला, परंतु बेहद कम तनख्वाह के चलते उसने वे अवसर भी खो दिए। विजय के पिता को आज भी आस थी तो केवल संजीव की बताई हुई सरकारी नौकरी की। इसी चलते 1 महीने बाद फिर संजीव के घर जाकर पहुंच गया चमन। संजीव ने दरवाज़ा खोलते ही चमन को देखकर पूछा, चमन, तुम कहाँ चले गए थे? याद है ना तुम्हें, घास काटने को कहा था तुमसे। आज तो मैं राजेश को फ़ोन करने ही वाला था और देखो तुम खुद ब खुद चले आए। हालांकि संजीव को पता था कि चमन उसके घर क्यों आया है, लेकिन फिर भी संजीव ने दूसरी बातों में उसे उलझा दिया और संजीव ने घास काटने वाली बात कहकर चमन को बगीचे में काम पर लगा दिया। चमन भी सीधे तौर पर संजीव से कुछ पूछ नहीं पा रहा था। जैसे तैसे शाम हुई और बड़ी हिम्मत करके चमन ने संजीव से पूछा, साहब, वो फाइल, उस फाइल का क्या हुआ? संजीव कहता है, अच्छा, हाँ, मैं समझ गया चमन, तुम क्या पूछना चाह रहे हो। और हर बार की तरह मेरा जवाब फिर वही है, ये फाइल अप्रूवल को गई है भाई, जैसे ही लौटेगी वैसे ही तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम बेफिक्र रहो। क्यों बार बार वही पूछ रहे हो? चमन को बेफिक्र शब्द सुनते सुनते अब और भी फिक्र होने लगी थी और इसी चिंता के साथ वह संजीव के घर से अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचकर विजय के लिए उत्सुकता से पूछा, पिताजी, क्या कहा आज संजीव सर ने?
विजय से बिना कुछ बात किए चमन चुपचाप सोने चला गया। विजय समझ चुका था कि आज भी फिर पिताजी इसी तरह चुपचाप बैठे हैं, इसका मतलब अभी नौकरी की वही बात है। विजय फिर से नौकरी की तलाश में जगह जगह जाने लगा, परंतु कहीं भी उसे ढंग की नौकरी नहीं मिलती। फिर अचानक 2 महीने बाद राजेश चमन को ढूंढता हुआ उसके घर आया। साहब जी, आप और यहाँ? चमन ने हैरत भरे लहजे से पूछा। राजेश ने कहा, अरे चमन, तुमसे फोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे घर पर चला आया। खैर, मुझे संजीव का फोन आया था, उसने तुम्हें और विजय को अपने घर बुलाया है। शायद नौकरी के सिलसिले में तुमसे कोई बात करनी है। इतना सुनते ही चमन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान झलक गई और विजय से तुरंत संजीव के घर चलने को कहा। चमन असल बात से अनजान था, फिर भी नौकरी शब्द सुनकर वह अपने बेटे विजय के साथ हल्की मुस्कान लिए संजीव के घर की ओर चल रहा था। कुछ देर बाद चमन संजीव के घर पहुंचा। संजीव बाहर बरामदे में बैठा उनका इंतजार कर रहा था। जब ये घर पहुंचे तो संजीव बोले, आओ आओ चमन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। फाइल की अप्रूवल आ गई है और यही बात बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। साहब जी, मतलब विजय की नौकरी लग गई? संजीव बोलते हैं, अरे नहीं नहीं चमन, अभी तो अप्रूवल आई है, इसके बाद कुछ औपचारिकताएं करनी रहती हैं, फिर जल्द ही साक्षात्कार के लिए विजय को बुला लेंगे। साहब जी, हो तो जाएगा ना विजय का काम? तुमसे कहा तो है चमन, तुम बेफिक्र रहो। कुछ देर वार्तालाप करने के बाद चमन और विजय वापस अपने घर लौट आए। दोनों बहुत खुश थे। विजय हालांकि चयन प्रक्रियाओं के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, तो उसने अपने पिता को सब समझाया। अब दोनों बाप बेटे दिन के इंतज़ार में कब बीते जा रहे थे उन्हें पता ही नहीं लग रहा था। विजय ने अब नौकरी तलाशना भी बंद कर दिया था। धीरे धीरे समय बीता और 3 महीने बाद विजय के फ़ोन पर एक ईमेल आया, जिसमें उसे 15 दिन बाद साक्षात्कार के लिए संजीव के दफ्तर बुलाया गया। ईमेल पाकर विजय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और 15 दिन बाद नए कपड़े पहनकर विजय पहुंचा इंटरव्यू देने संजीव के दफ्तर। इंटरव्यू पैनल का सदस्य संजीव स्वयं था। पैनल ने विजय से जितने भी सवाल पूछे उनका जवाब विजय ने बेहद समझदारी और बखूबी से दिया। विजय के जवाबों से सारा पैनल बहुत प्रभावित हुआ। शाम को चमन अपने बेटे विजय को लेकर संजीव के घर आया। संजीव ने चमन को समझाया, अरे चमन, यूं बार बार मेरे घर आकर तुम बेवजह तकलीफ ले रहे हो। विजय होनहार लड़का है, हम सभी इससे बहुत प्रभावित हुए और कंप्यूटर की पढ़ाई की जानकारी ने इसे सबसे ऊपर पहुंचा दिया है। बस अगले कुछ दिनों में परिणाम घोषित हो जाएगा और विजय की ईमेल पर नियुक्ति पत्र भेज दिया जाएगा। बाकी जो होगा अच्छा होगा, बस तुम बेफिक्र रहो। अब चमन पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था कि उसके बेटे की नौकरी समझो अब लग गई। विजय भी बहुत प्रसन्न था। कुछ समय और बीता और दोनों बाप बेटे हर रोज ईमेल के इंतजार में दिन बिताने लगे। बीतते बीतते लगभग 3 महीने और बीत गए, परंतु जब कोई भी ईमेल विजय के फोन पर नहीं आया तो चमन को फिर घबराहट होने लगी। क्योंकि संजीव उस समय दफ्तर हो सकता था, इसलिए वह संजीव के घर न जाकर सीधा राजेश के पास गया और कहने लगा, साहब, आज संजीव साहब से पता करके दो, अभी तक मेरे बेटे का नाम कोई नियुक्ति पत्र क्यों नहीं आया? कहीं कार्यालय द्वारा किसी भी तरह की कोई त्रुटि तो नहीं हो गई है? रुको चमन रुको, यह काम तो मैं अभी उसको फ़ोन लगा कर देता हूँ। कुछ देर घंटी बजने के बाद, अरे संजीव, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा तू? पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया था, तो आज अचानक?
अब तो चमन की घबराहट और भी बढ़ने लगी। राजेश ने स्थिति को भांपते हुए चमन से कहा, शायद वह कहीं व्यस्त होगा। अभी तुम अपने घर जाओ, मैं शाम को उससे खुद बात करके विजय के परिणाम का पता करके तुम्हें बता दूंगा। तुम बेफिक्र रहो। अब तो चमन बेहद मायूस हो चुका था। फिक्र के चलते उसका चेहरा फीका पड़ चुका था। घर पहुंचकर उसने विजय से भी कोई बात नहीं की। विजय भी पहले इतना मायूस कभी नहीं हुआ था जितना इस घटना ने उसे मायूस कर दिया था। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर क्या माजरा है। शाम होते ही राजेश संजीव के घर पहुंचा। अरे संजीव, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? यार राजेश, मुझे शक था कहीं चमन तुम्हारे साथ होगा, बस इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाया। चमन साथ होगा इसका क्या मतलब हुआ संजीव? भला चमन का मेरे साथ होना और तुम्हारा फ़ोन न उठाने का आपस में क्या संबंध है? संबंध है, बहुत गहरा संबंध है, संजीव ने दबी आवाज़ में कहा। यार संजीव, यूँ पहेलियाँ मत बुझाओ और साफ साफ मत कहो कि उसकी नौकरी का क्या रहा। और परिणाम आए तो 7 दिन हो चुके हैं। क्या? राजेश ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, पर विजय ने तो सारे पैनल को बहुत प्रभावित किया था, यही कहना था ना तुम्हारा? फिर अचानक से तुम्हारा कथन कैसे बदल गया और एक गरीब ही रह गया था तुम्हें मजाक का पात्र बनाने को? कभी सोचा है उस गरीब पर क्या बीतेगी? हाँ यार, मैंने सोचा है संजीव, सब सोचा है। भगवान के लिए मुझे जलील मत करो, मैं लाचार था राजेश, क्या करता। संजीव कहता है, अरे ऐसी भी क्या लाचारी, ज़रा मुझे तो पता चले। राजेश ने अपने तेवर दिखाते हुए संजीव से पूछा। अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। हम परिणाम घोषित ही करने वाले थे कि अचानक से बॉस को मंत्री साहब का फ़ोन आ गया और उन्होंने अपने भांजे को, जिसकी हाल ही में स्नातक पूरी हुई है, नौकरी देने का दबाव बनाया। हमें सब कुछ बदलना पड़ा, यहाँ तक कि हमें अंकों तक से भी छेड़छाड़ करनी पड़ी ताकि मंत्री का भांजा इस नौकरी के परिणाम में प्रथम आ सके। अब तुम ही बताओ दोस्त, मैं किस मुंह से उस गरीब का सामना करूं? वाह मेरे दोस्त वाह, मान गए तुम्हारे मनतंत्र को। जो गरीब का बेटा होनहार है, कंप्यूटर का अच्छे से ज्ञान रखता है और विशेषकर वह ज़रूरतमंद है नौकरी का, उसको बाहर कर दिया। और जो अभी मात्र स्नातक करके आया ही है, न ज़्यादा ज्ञान है उसको, ना ही वह होनहार है, ना ही उत्तीर्ण है वो सही से, उसको नौकरी पर रख लिया। भला मंत्री के भांजे का क्या था? एक नहीं तो कोई दूसरी नौकरी लग जाती। पर विजय जैसे होनहार बेरोजगार को तुमने नौकरी पर नहीं रखा। तुम्हारा तंत्र ही बेकार है। एक तो छोटी सी अप्रूवल लेने के लिए महीनों निकाल दिए और जब नौकरी देने की बारी आई तो यह सारी बातें बाहर खड़ा चमन चुपचाप सुन रहा था। आंखों से आंसू झलकते हुए चमन अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचकर पिता की आंखों में आंसू देखकर विजय सब समझ गया और दोनों बाप बेटे एक दूसरे से लिपट कर खूब रोए, खूब रोए। कुछ देर बाद विजय ने अपने पिता को संभालते हुए कहा, पिताजी, मैं कोई न कोई नौकरी ज़रूर ढूंढ लूँगा। भगवान ने चाहा तो जल्द मेरे पास नौकरी होगी, आप बेफिक्र रहो। उस दिन के बाद ना तो चमन का सामना संजीव से हुआ और ना ही कभी संजीव उसे अपने घर काम पर बुला पाया। संतो जी, इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है कि आजकल जो बड़े लोग होते हैं उनको ही पैसों के सामने उनको आगे रख दिया जाता है। गरीबों की कोई इज्जत, उनकी शानों को शौकत, उनकी पढ़ाई सब पीछे छूट जाती है। संतो जी, दासी की साखी आपको कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे दासी आपके लिए और नई साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यवाद जी।